हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। हमारा जो टॉपिक था प्रोनाउन, उसके अंदर मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन शुरू करवा दिया था। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक में चीज़ें करवाई थी अभी तक, वो आपको मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर बात बताई थी, और 1 2 3 2 3 1 वाला ये मैंने करवा दिया था कि पर्सन के अकॉर्डिंग आप कैसे कैसे प्रायोरिटी दोगे चीज़ों को, ये मैंने आपको बता दिया था, है ना। मुझे लगता है कि ये बात आपको याद होगी, वैसे तो इसमें कुछ खास ऐसा भूलने लायक कुछ था नहीं। लो भाई, कर देते हैं शुरू। ठीक है, अब सही है। हाँ, थोड़ी हवा की व्यवस्था भी ज़रूरी होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के ऊपर। सब्जेक्टिव फॉर्म कब यूज़ होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कब यूज़ होगी, इस पर हमने बात करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले तो आप ये देखो कि कंपैरिजन जो होता है ना, कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों में होगा। आपको ये बात याद रखनी है। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है। इस बात का यूज़ क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो कोई सब्जेक्टिव फॉर्म है और कंपैरिजन आप कर रहे हो, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव फॉर्म से ही होगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना कि एग्ज़ाम में, या फिर मैं कह दूँ कि एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिखता हूँ कि ही रन्स फास्टर देन हर। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ आई नो हर बेटर देन हिम। और फिर मैं ये लिखता हूँ आई नो हर बेटर देन ही डज। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों के अंदर आप एक बार ट्राई कीजिए, आप बताने का प्रयास कीजिए ये कि तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ये जो 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इतना बताने का प्रयास कीजिए। है बहुत ही सिंपल सी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ चीज़ हो इसमें। मैंने आपको यही बोला कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है। आपको तो बात ये वाली याद रखनी है, जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा एक जैसी चीज़ों में होता है। याद रखिएगा ये बात। देखो, मेन वर्ब कौन है? रन्स। इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। ये इसका सब्जेक्ट हो गया। इस भाई साहब का कंपैरिजन हम कर रहे हैं इससे, हर से। हर कैसी फॉर्म है? आप कहेंगे हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म का कंपैरिजन यहाँ पर किसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म से हो पा रहा है क्या? क्या हमारे सेंटेंस के अंदर कहीं पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या, जो हम दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स का कंपैरिजन कर रहे हैं? तो ये देखिए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इन दोनों का कंपैरिजन होना इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या हमें एरर मिली कि हर नहीं आएगा, शी डज आएगा, क्योंकि हमें डूअर का कंपैरिजन डूअर से करना है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करना है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करना है। तो हर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता था। हर क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि हर यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन तो तब होगा ना जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। है ही नहीं, हम पे तो है ही नो, इसके पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। आई नो हर बेटर देन हिम और आई नो हर बेटर देन ही डज, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सा सही है? आपको पहले तो इसका अंदाजा लगाना है, दोनों में से कौन सा सही है।
तो अंदाज़ा लगा लोगे। देखिए दोनों ही सही है। कैसे? अगर मैं लिखता हूँ आई नो हर बेटर देन हिम, तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर पता है क्या कर रहा है कि मैं इसको भी जानता हूँ, मैं इसको भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। मीनिंग क्या निकला कि हमारे पास में डूअर जो है वो एक ही है, ये डूअर है, डूअर जो है वर्ब का वो एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो दो है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हो गया कंपैरिजन। मैं बताऊं आपको मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखा है, क्योंकि 3-4 रेफरेंस बुक्स के अंदर इस एग्जांपल को इन दोनों तरीके से लिखा और उसमें कह दिया कि ये वाला गलत है। ऐसा नहीं है, दोनों सही है। मैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ ये चीज़। अब सेकंड वाले में कह रहा है कि आई नो हर बेटर देन ही डज। अब कह रहा है कि मैं भी इसको जानता हूँ और वो भी इसको जानता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से मैं जानता हूँ इसकी तुलना में। तो अब दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो गया, और क्योंकि दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो गया है तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करना है। ये लिख लो फटाफट। लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ डेफिनेटली कब होगा। ये तो ये होगा ना कि कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसका यूज़ सब्जेक्टिव के साथ में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसका यूज़ ऑब्जेक्टिव के साथ में। ये तो ये वाली बात है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कब यूज़ होगा? देखिए कुछ ये वर्ब्स हैं, लेट या फिर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी प्रीपोजिशन। अब इन प्रीपोजिशंस में मैं स्पेसिफिकली दो वर्ड्स निकालता हूँ, बट और लाइक, क्योंकि ये और भी काम करते हैं। ठीक है, इनके बाद में आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ लेट देम स्पीक, देखिए लेट के बाद में देम आ गया। अगर मैं लिख देता हूँ कि लेट हिम गो, लेट के बाद में हिम आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब में लिखता हूँ जैसे आई कॉल्ड हिम हियर, शी टोल्ड मी द ट्रूथ ऑलरेडी, ऑलरेडी नहीं आएगा, शी हैज़ होता तो आ जाता। प्रीपोजिशन मैं ये लिखूं लुक एट अस,
to me, we are against them, or I was talking about her। ये लिख लो, सब की सब मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लिखी है यहाँ पर। ये बात आपको याद रखनी है कि इनके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज आना है। लिखिए लिखिए फटाफट। देखिए लिख लिया होगा आपने, ये इतना भी कुछ ज़्यादा भयंकर डिटेल में नहीं था। अब मैं बात करता हूँ इन शब्दों की जो मैंने लिखा है ना, ये लाइक और बट। देखिए मैं पहले लाइक की बात करता हूँ। लाइक जो एक वर्ड है, ये प्रीपोजिशन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब पसंद करना, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब कि आप बोल रहे हो जैसे। एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं ना अपने, एज एडवर्ब का यूज़ करते हैं, या फिर अपने बोलते हैं जैसे, लाइक व्हाट, जैसे क्या, वो होता ना वो। बट प्रीपोजिशन भी होता है। कब होता है प्रीपोजिशन? जब इसका मीनिंग एक्सेप्ट हो। बट जो होता है वो प्रीपोजिशन के अलावा वो कंजंक्शन भी होता है, जब ये आपको एडवर्सिटी बताए, मतलब ये आपको लेकिन शब्द के बारे में बताए। लाइक और बट, ये दो चीज़ें हैं, इनको याद रखना आपने। देखिए मैं इसको एज ए अच्छा वैसे भी आप याद रखो, अगर ये प्रीपोजिशन है ना तो इसका एंटोनिम होगा अनलाइक। अगर ये वर्ब है तो इसका एंटोनिम होगा डिसलाइक। आप सोशल मीडिया पे फोटोज़ को लाइक और डिसलाइक करते हैं ना, तो लाइक किया और डिसलाइक किया तब ये वर्ब बन गया। देखिए मैं दोनों ही एग्जांपल लिखता हूँ इसके। मैं अगर लिखता हूँ कि आई लाइक होममेड फूड, कि मुझे घर पर बना खाना पसंद है। फिर अगर कोई व्यक्ति ये लिखता है शी लाइक हर ब्रदर कैन नॉट सिंग। अब मुझे बताइए सेकंड वाले में लाइक वर्ब है कि प्रीपोजिशन है? क्योंकि अगर ये वर्ब होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वर्ब होता तब तो ये थर्ड पर्सन, ये वर्ब होता अगर, तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में V1 लगाओगे तो ऐसे एस आएगा, तो शी लाइक्स हो जाता, और शी लाइक्स हर ब्रदर, ये यहीं तक ही सेंटेंस खत्म हो जाता। लेकिन अब ये क्या है, अब ये प्रीपोजिशन है, तो इसका मीनिंग क्या बना? शी लाइक हर ब्रदर कैन नॉट सिंग, कि वो भी अपने भाई की तरह नहीं गा सकती। ठीक है, अब पता क्या हुआ कि लाइक प्रीपोजिशन ने इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया। लाइक प्रीपोजिशन ने
इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया, और जब ये दोनों सब्जेक्ट्स जुड़ गए तो ये कैन नॉट सिंग वर्ब दोनों के लिए आ गई। ठीक है, ये कैन नॉट सिंग वर्ब दोनों के लिए आ गई। अच्छा, क्या हो अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी कैन नॉट सिंग लाइक हर ब्रदर, शी कैन नॉट सिंग लाइक हर ब्रदर। यहाँ पर तो मान लो कि शी लाइक हर ब्रदर कैन नॉट सिंग, यहाँ पर तो दोनों भाई बहन नहीं गा सकते इस वाले सेंटेंस में। जैसे मान लो टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ की बात हो रही है कि ना तो ये गा सकती है ना इसका भाई गा सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं शी कैन नॉट सिंग लाइक हर ब्रदर, कि जैसा उसका भाई गा सकता है ना वैसे वो नहीं गा सकती। जैसे मान लो सोनू निगम है, जैसे जिस सुर में सोनू निगम गाता है उस सुर में उसकी बहन नहीं गा सकती। ट्राई भी किया था, सिंह साहब दी ग्रेट एक मूवी आई थी, उसके अंदर जो टाइटल सॉन्ग था, तो शी कैन नॉट सिंग लाइक हर ब्रदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो कैन नॉट सिंग है ये सिर्फ शी के लिए आया है, लाइक हर ब्रदर तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये लाइक की बात समझ में आई आपको। अब मैं आपको बट के बारे में बताता हूँ। जो ये वर्ड है ना बट, ये एक्सक्लूड करने का काम भी करता है और ये कंजंक्शन भी है। अब देखिए क्या क्या काम करेगा ये। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एवरीवन वॉज देयर बट हिम, इसी सेंटेंस को आप ये भी लिख सकते हो, एवरीवन बट हिम वॉज देयर। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ ये बट जो है दोनों ही सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन है। दोनों सेंटेंसेस में ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर मैं इसको कंजंक्शन बनाना चाहूँगा तो फिर तो ये क्लॉज को जोड़ेगा अपने साथ, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके साथ में क्लॉज आ जाएगी इसकी। एवरीवन वॉज देयर बट ही वॉज नॉट। ये जो बट है यहाँ पर एक्सेप्ट का काम कर रहा है। अगर आप ये भी लिख देंगे, एवरीवन वॉज देयर एक्सेप्ट हिम, एवरीवन एक्सेप्ट हिम वॉज देयर, यहाँ भी लिख सकते हो। ये बट जब कंजंक्शन का काम करेगा तब तो ये लेकिन के बारे में बताएगा। अगर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा तब ये क्या करेगा, तब ये एक्सक्लूड करने का काम करेगा। लिख लिया। देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, ये रूल समझ आ गया होगा। अब पता है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक शब्द आता है हमारे पास में, इट। इस इट की एक ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको एक और नए टॉपिक की तरफ लेके जाऊँगा मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर वापस इसी टॉपिक में ले आऊँगा। उसके बारे में पढ़ते हैं। इट जो होता है ना, ये एक तो पर्सनल प्रोनाउन होता है, और एक जो इट होता है ये इसका दूसरा नाम एम्प्टी प्रोनाउन, या फिर कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है डमी सब्जेक्ट।
क्यों इसको डमी सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों इसको एम्प्टी प्रोनाउन कहा जाता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करते हैं और उस नॉन लिविंग नाउन की जगह पर इट का यूज़ करते हैं, तब इट जो है वो मीनिंगफुल है। अभी मैं आपको इट और दिस में डिफरेंस भी बता दूंगा, ध्यान से सुनो दोबारा। अगर आप किसी नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करके आप इट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तब तो ये इट मीनिंगफुल होता है। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही इट से कर दी और इट को किसी नाउन की रिप्लेसमेंट पर नहीं लगाया है, डायरेक्टली यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी प्रोनाउन, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। इट, देखो जैसे मैं लिख दूं, वी हैव a new question and it is related to current topic. We have a new question and it is related to current topic, to the current topic कर दो। अब एक चीज़ नोटिस की आपने, इट जो है वो इस क्वेश्चन की जगह पर आया है। तो मैं आपसे पूछूं अगर इट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे क्वेश्चन है। नॉन लिविंग को जब आप रिप्लेस करते हो तो इट से करते हो, तो फिर वो इट मीनिंगफुल हो गया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दूं, तो इट इज मोहन, इट इज 7 o'clock, इट इज रेनिंग। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। इन तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर भी इट का कोई भी मीनिंग यूज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने लिखा ना, इट इज मोहन। इट इज मोहन का मतलब क्या है कि मोहन है, ठीक है। इट इज मोहन का मतलब क्या हुआ, मोहन है। अगर आप लिखते हो इट इज 7 o'clock, तो इसका मतलब 7 बज गए हैं। अगर आप लिखते हो इट इज रेनिंग, तो इसका मतलब बारिश हो रही है। लिख लीजिए इनको फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है। आप में से कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि नॉन लिविंग के लिए इट का यूज़ करते हैं, आपने अभी बोला था, तो ये मोहन के लिए इट कैसे यूज़ कर लिया? मोहन थोड़ी ना नॉन लिविंग है, मोहन तो जीवित है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये बेहद अच्छी बात है। इट इज़ मोहन, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि मोहन है, ठीक है। एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं ये बोल दूं दिस इज मोहन। आप कहेंगे हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं ये लिख दूं कि ही इज मोहन। तो इन तीनों में क्या फ़र्क हुआ? 3 अलग अलग मैंने प्रोनाउन यूज़ कर लिए। इज मोहन तो तीनों में आ गया, लेकिन दिस, ही और इट आया है। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, बात इसकी आ रही है। तो मैं इस पर आपको एक किस्सा बताता हूँ। इट इज़ मोहन और दिस इज़ मोहन में क्या फ़र्क होता है? दिस का यूज़ अगर आप इस तरह से करते हो तो वो चीज़ इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, इसका मतलब ये हुआ।
दिस इज़ मोहन का मतलब कि जैसे आपका कोई दोस्त है, मोहन है वो, और वो आपके घर पहली पहली बार आया है। जब वो पहली बार आपके घर आया है ना, तो आप जब उसको घर वालों से मिलवा रहे हो, तब आप ये कहोगे कि इनसे मिलिए, ये मोहन है। तो जब आप उनको ऐसे मिलवा रहे हो ना कि इनसे मिलो, ये मोहन है, तो दिस इज़ मोहन हो जाएगा। कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा से हर चीज़ पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है, ये जैसे मान लो कि उसने कोई बुलडोज़र देखा तो वो कहेगा मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, तो कहते हैं ये बुलडोज़र है। मान लो उसने कोई वो टीवी देख रहा है और टीवी पर हाथी आ गया, तो अरे पापा ये क्या है, ये हाथी है। तो उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है हर एक चीज़ का। समझ आ गई ये बात? इट इज़ मोहन का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मोहन से आपने घर वालों को मिलवा दिया कि इनसे मिलिए, ये मोहन है। उसके बाद जब मोहन दोबारा से आता है घर पर, तो फिर घर वाले कहेंगे देखना कौन है। और कोई मान लो आपका छोटा भाई वगैरह कोई ऐसे देखता है कि अरे ये मोहन है, मोहन है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन है देखना, मोहन है। तो मोहन है, इट इज़ मोहन। कि जैसे मान लो कि दो लोग टेबल उठा के साइड में रख रहे हैं और उसके पैर पे कोई चीज़ लगी, तो अरे क्या लग गया मेरे, देखना, कहता है इट इज़ अ बुक, बुक है। मान लो घुटने पे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लगी, कर फोड़ दिया गोडा, फिर वो पूछे क्या लगा है देखना, इट इज़ अ टेबल, टेबल लगी है। ठीक है, तो इट का मतलब ये होता है, दिस का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। ही इज़ मोहन का मतलब, अब ही का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आपने ये किसी से बात कर रहे हो कि तेरे को याद है वो मेरा दोस्त है जो तुझे बार बार फ़ोन करता था, कि हाँ ही इज़ मोहन, कि वो मोहन है, दैट इज़ मोहन भी हो सकता है। ठीक है, और कोई दूर है तो अपने कह देंगे ही इज़ मोहन, वो मोहन है। तो ही का यूज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट है इसके अंदर। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर, देखो क्या है। इट जो है ना, इट का एक और यूज़ होता है कि मैं अगर इट के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं तो क्या ये पोजेशन बताएगा? नहीं। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ प्रोनाउन नाउन के साथ में आता है। प्रोनाउन के साथ में अगर आपने यूज़ भी कर लिया ना, तो ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये रेज्ड कोमा हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज़, इट हैज़, या इट वॉज। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप ये पूछ लो मुझसे कि फिर पोजेशन कैसे बताएं इट के थ्रू, तो आप बताएंगे इट्स से। ये पोजेशन होता है किसी भी नॉन लिविंग के लिए जब हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो इट्स। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज हेयर, आई एम देयर, आई एम हेयर। इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? 30 सेकंड का टाइम लीजिए और सोच के बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सोचिए थोड़ा सा इसको आप।
मैं बताऊं इसका आंसर आपको। आई एम हेयर सही है, हो सकता है। आई वॉज हेयर ये भी सही है कि मैं यहाँ था। आई एम देयर ये गलत है भाई। आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति है जो बात कर रहा है, ठीक है, और जो आपसे बात कर रहा है वो वहीं पर ही होगा जहाँ पर वो खड़ा है, आपके सामने बात कर रहा हो। आई एम देयर नहीं, मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। आई के साथ में प्रेजेंट फॉर्म में हेयर ही होता है, देयर कभी नहीं होता। आई एम देयर हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। चलो, एक वैसे टॉपिक है ये वाला, स्प्लिट सेंटेंस होते हैं। स्प्लिट सेंटेंस मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि आई एम टू बी ब्लेम्ड, मुझ पर आरोप लगना चाहिए। यू आर गिल्टी फॉर द लॉस। They have my new contact number। अब एक तो है ये वाला सेंटेंस, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है ये। क्या हो कि आप अगर सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलना चाहो कि सब्जेक्ट पर दबाव आए, कि सब्जेक्ट पर दबाव आने का मतलब कि आप सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करके बोल रहे हो कि मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको एग्जामिनर फिर स्प्लिट सेंटेंस की फॉर्म में एक सेंटेंस देगा, वो ऐसे लिखेगा, इट इज मी हु इज टू बी ब्लेम्ड। अब मेरी बात सुनो, आप इतनी देर से मेरी सुन रहे थे। इट जो होता है, इट का यूज आप स्प्लिट सेंटेंसेस के अंदर भी कर सकते हैं। स्प्लिट सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस को टुकड़ों में बांट दिया जाए। होता क्या है कि सेंटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या हो कि मैं ये कहूँ आपको कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप सब्जेक्ट पर भी फोकस रखें और प्रेडिकेट पर भी फोकस रखें। जैसे सेंटेंस हिंदी में इस तरह से बोला जाए कि वो मैं हूँ जिस पर आरोप लगना चाहिए। अब उसने बोला ना कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, इसका मतलब आपने देखा ना कि मैं पर दबाव आया है कि वो मैं हूँ, ठीक है। अगर वही बोलता है कि मुझ पर आरोप लगना चाहिए तो ये सेंटेंस हो गया। अगर वह बोलता है कि वो मैं हूँ जिस पर आरोप लगना चाहिए, तो फिर इसको हमें आई पर दबाव देना पड़ेगा, और आई पर दबाव देने के लिए इसको इट वाली फॉर्मेशन में स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। और स्प्लिट के अंदर हम अगर लिखते हैं तो फिर उसकी फॉर्मेशन में ये एम्प्टी सब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट तो यही है, और अगर ये असली सब्जेक्ट है तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा, इट इज आई हु, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, हु एम टू बी ब्लेम्ड, ये बनेगा सेंटेंस इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। इट इज यू हु आर, हु इज मत कर देना, गिल्टी फॉर द लॉस। It is they who have my new contact number। लिख लीजिए।
चलिए लिख लिया होगा। ये हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ये जो हमारा बहुत ही एक बढ़िया प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिव आप कहिए इसको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या फिर रेसिप्रोकेटिव प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है, मैं इसकी एक खास बात बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो ये इसकी खास बात है कि मेरा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि इसके दो ही एग्जाम्पल हैं और दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसकी अच्छी बात क्या है, एक इसकी अच्छी बात ये है कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। यही की यही बात मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी कहूँगा। ओ जा बंदब, हाँ, यही की यही बात मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी कहूँगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके एग्जाम्पल क्या है? ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि दो ही एग्जाम्पल है और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहता है ये। आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है फिर? तो भैया ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर ये लिखा जाए दे आर मेड फॉर ईच अदर, कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली पता लग गया कि दो ही लोग हैं। आप कहोगे बात क्या है, समझ में नहीं आ रही, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, ईच अदर भी आ गया। अब देखिए, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम होता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, म्यूचुअल वर्ड से। म्यूचुअल होता है ना, एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट होती है चीज़ें तो म्यूचुअल होती है। इसको आप ऐसे समझिए, ए ने बी को पैसे दिए, बी ने ए को कपड़े दिए या बुक्स दी, तो इन दोनों के बीच में जो वस्तु विनिमय हुआ है, जो एक्सचेंज हुआ, वो कैसा हुआ है? म्यूचुअल हुआ आपस में। या ए ने बी को गाली दी, बी ने ए को थप्पड़ मार दिया, ठीक है। फिर मैं कहूँ कि ऐसा हुआ कुछ, ए ने बी को कुछ बोला, बी ने सी को बोला, सी ने ए को बोला, फिर ए ने सी को बोला, इसने बी को बोला, बी ने फिर ए को बोला। मान लो बीच में डी भी आ गया, तो डी भी इसको भी बोल रहा है, इसको भी बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है और ये इसको बोल रहा है। ऐसे ये इसको बोलते हैं परस्पर, म्यूचुअल, कि सब आपस में कनेक्टेड हैं, सब आपस में कनेक्टेड है। ये समझ आया होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो ईच अदर है वो दो के लिए यूज़ होता है, वन अनदर जो वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। अब ये दो से ज़्यादा वाला ये केस है, ठीक है, जो हमने ये लिखा है ना, ये वाला केस है दो से ज़्यादा के लिए। अब देखिए यूज़ कैसे करेंगे हम इसको, देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स हैव distributed test copies among
वन अनदर, ये है एक दूसरे, मतलब अब आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हमने ऐसा पढ़ा है इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल ही होता है, जबकि सच्चाई ये है कि इंग्लिश के अंदर सिंगुलर, प्लूरल, इसके साथ साथ हिंदी की तरह ही द्विवचन भी होता है। द्विवचन से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो दो नाउन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर बिटवीन तो वो दो के लिए यूज़ होगा, मैंने यहाँ लिखा अमंग तो वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। ईच अदर दो के लिए होता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए होता है, आइदर नाइदर दो के लिए होता है, नन जो होता है वो दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो ये शब्द हैं, इनको भी आप याद रखना। कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए ही यूज़ की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो दे है यही ईच अदर है, दो लोग हैं ना, इन्हीं को ही ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ऑल द स्टूडेंट्स जो है इन्हीं को ही वन अनदर बताया गया है। ये कहानी है इसके अंदर, आप इसको याद रखिए। लिख लिया होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी जैसे ये हो गया रेसिप्रोकल, फिर हो गया पर्सनल हुआ अपना, मैं आपको रिफ्लेक्सिव करवाऊंगा, फिर एम्फेटिक करवाऊंगा। तो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो असल में आएगा इन सब को इकट्ठा करके, जो एक रूल बनेगा उससे जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन आएगा, उसी को ही बढ़िया क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे मैं आपको करवा रहा हूँ आज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसके एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलते हैं, ये है भाई दबाव सूचक होता है। ये कौन सा है? दबाव सूचक। और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, ये वाले हैं सेल्फ वाले वर्ड्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह वगैरह। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको ये बताया कि पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स दोनों अलग होती है, और अभी जो नेक्स्ट मैंने लिखा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही काम करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एम्फेटिक प्रोनाउन वो क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर, तो एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। पहले आप ये बात लिख लो कि ये वाला जो वर्ड है ना, स्पेशली एम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एम्फेटिक प्रोनाउन की, ये ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ये ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों ही नहीं होता। और कैसी स्ट्रक्चर में इसको यूज़ किया जाता है? ऐसे, या तो ये ऐसे होगा सब्जेक्ट, फिर इस सब्जेक्ट का सेल्फ वाला वर्ड, फिर वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सेल्फ वाला वर्ड बन जाएगा इसका। ठीक है, ये ऐसे बनता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल लिखूं, आई माई सेल्फ विल गो देयर। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, बेहद ध्यान से सुननी है आपने, और वो बात क्या है, सेल्फ वाला कोई भी वर्ड हो, इससे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। सेंटेंस की स्टार्टिंग इससे नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात आप लिखिए, ये अपने सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही
यूज होगा। क्या कहा मैंने? ये अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको यूज करने का। इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है आपने। लिख लिया? जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल लिखवाया, आई माई सेल्फ विल गो देयर। आई का ये माई सेल्फ आ गया। देखिए सब्जेक्ट ये है, ये नहीं है, ये तो सिर्फ सब्जेक्ट पर दबाव दे रहा है। अगर आप ये बोलते आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। आई माई सेल्फ विल गो देयर, अब ये बात सिर्फ सब्जेक्ट पर दबाव दे रही है कि मैं खुद वहाँ जाऊँगा। देखिए अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आई सॉ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है नितिन, आई सॉ नितिन, और अगर वो ऑब्जेक्ट पर दबाव देना चाहता है, आई सॉ नितिन हिमसेल्फ, मैंने नितिन को खुद को देखा, कोई और नहीं था वहाँ पर, नितिन खुद था। तो ये भी तो वही बात हो गई ना, सेल्फ वाला वर्ड आ गया इसके अंदर भी, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर दबाव दे रहा है। तो हालांकि ये तो इतना ही है, क्या नाम इसका, एम्फेटिक प्रोनाउन। कल हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, देम आएगा, देमसेल्व्स आएगा, वन अनदर आएगा, ये आएगा ही नहीं। ये सब बातें हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये जो करवाया इसके नोट्स वगैरह बनाइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।